नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि कब विश्व और भारत का जीके शुरू होगा। क्या पता सर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। राजस्थान तो करवा दिया, लेकिन अब भारत की बात है तो क्या पता होगा कि नहीं होगा। होगा, डेफिनेटली होगा। देखो साथियों, इस महीने थोड़ी सी मेरी व्यस्तता बढ़ गई है। उसका कारण भी मैं खुलकर बताता हूँ। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी एक एक नहीं बल्कि दो दो जगह आई हुई है। लेकिन इस बीच में मेरी कोशिश यही है कि आपकी क्लासेस जो है वो ब्रेक नहीं हो। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी क्लासेस ऐसे ही बनी रहे। आज की जो क्लास है साथियों, वो आपके विश्व जीके को शुरू कर रहे हैं अपन। उसकी आधार क्लास है। आधार क्लास है मतलब आज की इस क्लास में अपन महाद्वीपों की स्थिति को समझेंगे, कुछ विशेषताएं देखेंगे, देश जो है उनकी स्थिति को समझेंगे, कौन से देश कहाँ है, कुछ विशेषताएं उनकी भी देखेंगे। गोलार्ध के अनुसार महाद्वीप को समझेंगे, कौन कौन से महाद्वीप किस में आ रहे हैं। मतलब एक तरह से मानचित्र का सामान्य अध्ययन, ताकि आपको देशों की स्थिति, कुछ पर्वतमालाएं वगैरह जैसे प्राकृतिक जो नक्शा होता है उसकी स्थिति, ये सब आपको ध्यान में रहे, ताकि आप अब विश्व के जैसे महाद्वीप अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बिल्कुल ही सुविधा हो जाए। और जब तक आप मानचित्र का अध्ययन नहीं करते तो ये आपके बिल्कुल समझ में, मतलब एक तरीके से रट तो लेते हो लेकिन समझ में नहीं आता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज आपको महाद्वीपों से मैं अच्छी तरीके से परिचय करवा दूं, आपका विश्व के मानचित्र से परिचय करवा दूं, ताकि अपने जो समझना है महाद्वीपों को, आगे महासागर पढ़ेंगे तो वो सब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए। क्लासेस साथियों अपनी पूरी पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही चलेगी, जैसे राजस्थान जीके की चली थी उसी तरीके से। तो जो नए विद्यार्थी हैं, प्लेलिस्ट का अवलोकन करके 1 से लगाकर 116 तक राजस्थान जीके की सेकंड ग्रेड सिलेबस के अनुसार क्लास डाली हुई है, उसके अनुसार नोट्स बनाकर अध्ययन कर ले, तो फिर आपके आगे की जो सीक्वेंस है वो बना रहना चाहिए। ठीक है ना। अभी भी आपके पास में समय है, अभी भी आप अध्ययन करते हो, आधे आधे घंटे की क्लास है, सारी की सारी, वहां कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पूरा सिलेबस कवर करवाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के याद करना है। और सुविधा के लिए अब आपके पास में वन लाइनर भी आ चुकी है, जो लगभग राजस्थान के अब सभी पुस्तक विक्रेताओं तक पहुंच चुकी है। और नहीं पहुंची तो आप अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से कहकर भी मंगवा सकते हैं, ताकि आपको उसमें हेल्प मिलेगी कि हाँ इन चीजों को, यदि आप नोट्स नहीं भी बना पाते तो वो नोट्स मेकिंग पैटर्न ही है, तो वो साथ में रख के भी आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास शुरू करते हैं अपन। जैसा अपन को पता है कि विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब विश्व के अंदर महाद्वीप है तो कुछ महाद्वीप है और कुछ महासागर है। जो जलीय राशि है वो महासागर के अंदर आ जाती है, जो स्थल है वो आपके महाद्वीपों के अंदर आ गए। ठीक है, अब यदि इसको देखा जाए साथियों, तो मैं आपको एक तरीके से समझाऊं तो विश्व के अंदर यदि देखा जाए तो अपने ये राशि, अपने क्या कहते हैं कि जलीय राशि बहुत ज्यादा है। जलीय राशि ज्यादा है तो यदि अपन देखें कि इसमें स्थल की अपन यहां से, ठीक है, यदि अपन देखें स्थल और जल के अंदर, स्थल और जल का वर्गीकरण देखें साथियों, तो पूरे विश्व के अंदर 70.8% आपके जल है। 70.8% जल है और 29.2% आपके स्थल है। यदि पूरे विश्व के मानचित्र पर अपन देखते हैं तो जलीय राशि 70 यानी कि लगभग 71% मान सकते हो आप, और लगभग में ये आ जाएगी 29%। इतनी ज्यादा जल राशि है। अब इनको भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय राशि ज्यादा है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है, स्थल कम है। इसीलिए जब अपन पवने पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं प्रचंड 50, चीखती 60, ये सब पढ़ते हैं अपन, है ना, गरजती 40, ये सब। तो ये यहाँ स्थल दक्षिणी गोलार्ध में क्यों ज्यादा चलती, क्योंकि स्थल कम है तो रुकावटें कम होती है। रुकावटें कम होने से पवनों का वेग जो है बढ़ा हुआ रहता है, तो इस कारण ये सीधी, इनको कोई रुकावट आती नहीं तो मतलब वेग बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ के नाविकों ने इनके ये नाम दिए थे। हालांकि पवन तंत्र के अंदर ये और व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा आपको, व्यवस्थित सब क्लासें अपनी इसी तरीके से चलेगी, तो निश्चिंत रहे। और जिन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ कमी है तो वो यदि भाई रोक के उनके रोक नहीं सका तो वे कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सके, अपार तरफ कहीं भी मना कौन है। ठीक है, बाकी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरी जिस शिद्दत से कर रहा हूं उसी शिद्दत से आपको आगे भी करवाऊं। यदि अब साथियों उत्तरी गोलार्ध की बात करें, चलिए मैं पेन चेंज कर देता हूं यहां से। यदि अपन उत्तरी गोलार्ध की बात करें
तो उत्तरी गोलार्ध में यदि आप जल देखोगे, जलीय राशि, तो उत्तरी गोलार्ध में साथियों आपके 61% जल है, 61% आपका जल है। और यदि उत्तरी गोलार्ध में आप स्थल देखोगे तो 39% आपके स्थल है। ठीक है, जल जो है वो 61% है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। ये का ये अपन आ जाते हैं यदि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यदि अपन देखें तो जलीय राशि जो है साथियों आपके 81% है। कितनी है? 81%। यहां पे इसलिए कह रहा हूं दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है। तो फिर वापस स्थल की बात करें, स्थल की बात करें अपन तो 19% स्थल है। अब देख लो उत्तरी गोलार्ध में स्थल अपने अधिक है दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले, और यहां पे यदि दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो जलीय राशि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है। ये बेसिक है जो आपको समझना जरूरी था। अब देखते हैं महाद्वीपों की स्थिति। ठीक है, ये चीज जो है साथियों आप नोट कर लेना, क्योंकि आज की जो मैं स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ में टेलीग्राम में, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो जुड़ जाना। मान लीजिए किसी दिन अपन को क्लास नहीं भी आई आपकी, तो आप फिर परेशान होते सर क्लास क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई, तो सारी सूचनाएं टेलीग्राम में आपको समय समय पर दे दी जाती है, हर अपडेट दे दी जाती है। हर चीज के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकते, यूट्यूब पे नहीं डाला जा सकता, तो वो दी जाती है। साथ ही क्लास की पीडीएफ वहीं शेयर की जाती है। अब कई जनों को पता ही नहीं सर टेलीग्राम नहीं जुड़ पा रहे, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यदि लिंक से नहीं जुड़ पाते हो तो जो अपने चैनल का नाम है वही स्पेलिंग एक एक अक्षर देख के लगाना, वही स्पेलिंग लगाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगी। वहां कोई एंट्री फीस नहीं है टेलीग्राम पे जुड़ने की है। कई विद्यार्थी कहते हैं हम तो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो भाई चला लिया करो, फायदे के लिए ही है। वहां पे कोई एंट्री फीस नहीं है, व्हाट्सएप से बढ़िया सुविधा वहां पर उपलब्ध हो रही है ना। तो ये चीज आपको मैं दूंगा, लेकिन ये पूरा प्लान नक्शा दूंगा ताकि आप अध्ययन कर सको अच्छे से। कोई प्रिंट भी निकलवाना चाहे तो उसके पास में, मतलब ये मैं तो अब इस पे कुछ भी लिख दूंगा, लेकिन वो आपको क्योंकि छोटे छोटे अक्षर होते हैं डिस्टर्ब हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो ये आज की क्लास के अंदर आप साथ साथ नोट करते हुए चले, यदि कोई मैं चीज बताता हूँ स्पेशली, तो बाकी महाद्वीपों के अंदर मैं विस्तृत आपको व्यवस्थित तरीके से नोट्स लिखवाऊंगा और समझेंगे भी अपन। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेना यदि करना चाहो। वैसे अपन महासागर पढ़ेंगे तब ये चीज मैं लिखवाने वाला हूँ आपको, अभी नहीं भी करोगे तो वहां पे आ जाएगी। और जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर विश्व और भारत की वन लाइनर भी दे दीजिए, ये पार्ट 1 दिया है आपने, उस पे साथियों काम चल रहा है। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं ही उसको जल्दी ला सकती है, ताकि हमें पता चलेगा भाई विद्यार्थी बहुत उत्सुक है, तो उस हिसाब से फिर उसको बुस्ट की जाती है स्पीड को। वैसे उस पे काम चल रहा है, जल्दी दे दी जाएगी। जब तक आप पार्ट 1 पढ़ोगे पार्ट 2 भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं द्रुत गति से, लेकिन एक व्यक्ति जो है बहुत सारे काम देखे तो फिर वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो ये अब मैं मिटाऊंगा एक बार, इसलिए आपको कहा था नोट कर लेना। ठीक, अब देखो, अब आते हैं अपन महाद्वीपों पर। तो एशिया महाद्वीप ना, भारत देश भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है, दक्षिण के अंदर आ गया। यहाँ पे एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा। ठीक है, स्थिति देखना इनकी। एशिया महाद्वीप जो है यूरल सागर, काला सागर, इन सब से जो जुड़ा हुआ है, अपने काकेशस पर्वत और इन सब से जुड़ा हुआ है, ये यूरोप महाद्वीप से। ठीक है, तो ये पर्पल कलर के अंदर जो आपको दिख रहा है ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के देश छोटे छोटे हैं लेकिन विकसित ज्यादा देश हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में बड़े बड़े देश आ जाएंगे, जैसे रूस, चीन, ये सब बड़े बड़े देश आपके एशिया में। अब रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तुर्की को तो वैसे यूरोप का रोगी भी कहा जाता है। और उसके बाद में दूसरा महाद्वीप देखे बड़ा, तो आपके आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप आ गया। यहाँ पे यदि देखा जाए साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जैसे न्यूजीलैंड वगैरह ये सब द्वीप मिला दिए जाए तो ये जो क्षेत्र है वैसे ओसेनिया कहलाता है। ठीक है, ये ओसेनिया कहलाता है। ओसेनिया एक तरीके से आपके महाद्वीप है। और यदि किसी देख लिया जाए कि देश के नाम पर किस महाद्वीप का नाम है, तो फिर आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। ये एक तरह का कैसा महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? द्वीपीय। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो वह द्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप यदि कहा जाए तो ये देख पाओगे आप, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है।
तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको वैसे मैं बताने वाला हूं जब अपन, ये सिर्फ अपन अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं मैप से, ठीक है, मानचित्र से परिचय चल रहा है आपका। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप आ गया, फिर आपके आ गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब ये जो है यहाँ पे पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, ये सब कैसे जुड़े हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, अपने व्यवस्थित चलेंगे ना जब, कि बेरिंग जल संधि से कैसे जुड़े हुए हैं, एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल संधि से जुड़े हुए हैं, ये काकेशस पर्वत, उराल पर्वत इनसे जुड़े हुए हैं, ये न्यू गिनी द्वीप से, एशिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। तो ये अपन को ये पूछे जाते हैं, संधियां पूछी जाती है कई बार कि कौन सा महाद्वीप कौन से महाद्वीप से अलग किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पूछे जाते हैं। तो अभी इसके अंदर आप क्या देखेंगे, महाद्वीपों की स्थिति देखेंगे, जिसमें आ गया आपके नंबर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। दक्षिण में आ गया, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ रहता है, ज्यादातर वैज्ञानिक प्रयोग शोध वगैरह के लिए इसको काम में लिया जाता है, ये आ गया आपके, ठीक है। यदि महासागरों की बात की जाए तो ये अटलांटिक महासागर एस आकार का, देखो ये इस तरीके से है एस आकार, कई बार प्रश्न बनते हैं। ये आपके आ गया हिंद महासागर एम आकार का महासागर है, ठीक है ना। ये भारत की जो स्थिति है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसको एम आकार दे देता है। प्रशांत महासागर की बात की जाए, पृथ्वी गोल है तो प्रशांत महासागर यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर आपके आ गया। आर्कटिक महासागर ऊपर आ जाएगा और दक्षिणी महासागर आपके नीचे आ जाता है। कई भूगोलवेत्ता इसको 5वां महासागर नहीं गिनते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो कई जनों ने इसको महाद्वीप के अंदर ले लिया फिर के महासागर ये नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 5 है कि 4 है, क्यों है 4 है तो क्यों है, 5 है तो क्यों है। तो ये कारण है इसके पीछे। तो ये आगे आपके महाद्वीपीय स्थिति पूरी की पूरी समझ में आ गई। अब अपन बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अब यहां पे मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि मैं आपको ऐसे की ऐसे ये पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, कुछ भी ऊपर लिखा हुआ नहीं, ताकि आपके ये हमेशा के लिए काम आने वाली आगे, ठीक साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो नक्शा है साथियों, ये है आपके गोलार्ध में बटा हुआ, ठीक है। विश्व को यदि गोलार्ध में बांटा जाए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो गोलार्ध में बांटने के बाद इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, यदि ये देखा जाए ऐसे इसको बांट दिया, देखो अब वैसे ये तो आपके आ गई पूरी विषुवत रेखा, ठीक है। ये जो बीच में आ गई आपके, ये जो बीच में आ गई ये विषुवत रेखा आ गई, ऊपर वाली आपके कर्क रेखा आ गई और नीचे वाली आपके मकर रेखा आ गई। ये पता होने चाहिए आपको, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और ये आपके 0 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगी आपके आर्कटिक व्रत आ जाएगा और नीचे अंटार्कटिक व्रत आ जाएगा, ठीक है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इस तरीके से ये थोड़ी अक्षांश देशांतर जैसे रीट वालों के हैं उनको करवाने का इरादा है मेरा, क्यों अक्षांश देशांतर में कंफ्यूज होते हैं तो उसके अंदर व्यवस्थित पढ़ाऊंगा। यदि अब इसको अपन पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर बांटे तो ये आ जाएगा आपके पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध इधर वाला, और इधर वाला आ जाएगा आपके पूरा का पूरा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी आप अच्छी तरीके से इसमें देख लेना। यदि इस नक्शे से समझ में, नक्शे को मैं जब शेयर करूंगा उसके बाद में अच्छी तरीके से अध्ययन करना, ये आपके लिए जो परफेक्ट नक्शे हैं वही मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो अब यदि इससे भी समझ में नहीं आता है तो अपन अगला नक्शा देखते हैं, उसमें और भी आपके क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो नक्शा है, ठीक है, ये भी गोलार्ध में बटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो पश्चिमी गोलार्ध, यहाँ पे देखोगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध और ये आपके पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब यहाँ पे ये पश्चिमी गोलार्ध ये रहा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपके आ गया उत्तरी अमेरिका और ये आ गया आपके दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और यहां पे पूर्वी गोलार्ध के अंदर आ गया आपके यूरोप, एशिया और ओशिनिया। तो ये चीज आपको साथियों गोलार्ध के अनुसार भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप अफ्रीका को देखोगे तो अफ्रीका देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसमें, तो ये गोलार्ध जब अपन बांटेंगे तो ये उसमें बढ़ जाएगा ऐसे इस तरीके से। हालांकि गोलार्ध सिर्फ अपने समझने के लिए है, गोलार्ध के अनुसार प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी अपन को समझना चाहिए कि ये इस तरीके से गोलार्ध के आधार पर भी इनको बांटा गया है, ठीक है साथियों। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और अब आते हैं अपन मुख्य नक्शे पर। ये जो है साथियों आपके राजनीतिक मानचित्र है विश्व का। इसमें आपको देशों की स्थिति,
कौन से महाद्वीप के अंदर कौन से देश आ रहे हैं, ये सारे अब आपको मुख्य मुख्य देश में नोट करवाऊंगा। बाकी आपको जब मैं शेयर करूंगा तब आप इसका अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें, क्योंकि महाद्वीप अपन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर फिर मैं सीधे देश लिखवाऊंगा आपको कि ये इसमें ये विशेषता है, ये विशेषता है। ऐसे नोट मेकिंग पैटर्न पे चलेंगे और वो भी परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि महाद्वीप यदि वैसे पढ़ने जाए तो 6 महीने ही कम है, पूरा संसार पढ़ना यानी 6 महीने भी कम है। लेकिन अपन को महाद्वीप जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उस आधार पर चलना है, तो उसी आधार पर चलेंगे। अब देखो साथी, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका वो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें मैं आपको थोड़ी सी विशेषताएं बताते हुए, वैसे तो क्योंकि महाद्वीप अपन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं विशेषताएं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी विशेषता बताते हुए, क्योंकि अपन भारत देश के रहने वाले हैं तो भारत जिस महाद्वीप में है वहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये रूस आ गया। रूस का जो ऊपरी भाग है साथियों वो साइबेरिया कहलाता है, ठीक है। ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि देखो उत्तरी ध्रुव पास में पड़ता है तो वो बर्फ से ढका रहता है। बर्फोयांश सबसे ठंडा स्थान, अब बर्फोयांश राजस्थान का बर्फोयांश आपको पता है माउंट आबू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठंडा स्थान के कारण। तो बर्फोयांश विश्व का सबसे ठंडा स्थान वो भी यहाँ पे, ठीक है। और यदि गर्म स्थान देखा जाए एशिया का सबसे गर्म स्थान तो वो पाकिस्तान के अंदर है जैकोबाबाद। ये पाकिस्तान है आपके जैकोबाबाद। यहाँ पे जैकोबाबाद है जो यहाँ लगभग यहाँ पे टेम्परेचर जो है 57 डिग्री सेल्सियस, 57 से 58 डिग्री सेल्सियस के करीब अधिकतम नोट किया गया है। तो जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थान है। यदि विश्व का सबसे गर्म स्थान देखा जाए तो वह अल अजीजिया है जो अफ्रीका लीबिया के अंदर है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। अब यहाँ पे ये देखो मंगोलिया, मंगोलिया के अंदर गोबी मरुस्थल है जो शीत मरुस्थल, सबसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है। यदि रूस और अपने तुर्की देखा जाए, ठीक है। अब ये रहा तुर्की और ये रूस, ठीक। अब ये जो है कुछ हिस्सा इनका आ जाता है आपके यूरोप में और कुछ हिस्सा आता है एशिया में। तो ये दो ऐसे देश हैं जो एशिया के अंदर भी यूरोप के अंदर भी। तुर्की को यूरोप का रोगी भी कहा जाता है। अभी देखो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब ये युद्ध चल रहा है। अब ये देखो ये रहा आपके यूक्रेन। गेहूं के अच्छे उत्पादन के कारण रोटी की डलिया भी इसको कहा जाता है। तो ये देखो बिल्कुल सीमावर्ती है। अब नाटो देशों के कारण ये युद्ध हुआ। हालांकि आप सभी इतने समय से 2 महीने से देख रहे हो, आप इसकी एक एक चीज से अपडेट से वाकिफ हो, नहीं भी हो तो आपको न्यूज वाले बता देते हैं कि ये चीज है, ठीक है। अपनी स्थिति देखते हैं अभी इसकी, यहाँ पे ये स्थिति है, ठीक है। तो एशिया के अंदर अब एशिया को भी वैसे अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इस तरीके से बांटा जाएगा। तो एशिया के मुख्य मुख्य यदि देश देखे जाएंगे साथियों तो आपके रूस आ गया, ठीक है, चीन, भारत, जापान, क्योंकि जापान एक बहुत अच्छी शक्ति के रूप में उभरा है। हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे 2 परमाणु बम भी इसके गिरे थे। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि पूर्व दिशा के अंदर है। देखो 4 बड़े महाद्वीप, होकिडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 बड़े महाद्वीप, 4 बड़े द्वीप, महाद्वीप नहीं 4 बड़े द्वीप यहाँ की विशेषता है। वैसे यहाँ पे लगभग 36-39 द्वीप है इसके अंदर। जापान में वैसे छोटे बड़े 39 द्वीप है, लेकिन 4 बड़े द्वीप जो है ये होकिडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये सब यहाँ की विशेषता है और खास तौर पर यहाँ पे यही है, ठीक है। इसके अलावा यदि द्वीप समूह की बात की जाए तो आपके इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह आ गए। अब इसके अंदर जावा, सुमात्रा, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। इंडोनेशिया द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसके अंदर लगभग 17,508 द्वीप है। कितने हैं? 17,508 द्वीप है इसके अंदर। उसमें से भी सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है, ठीक है। बोर्नियो सबसे बड़ा है, जिसे काली मंथन भी कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप इसका। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य बहुत ज्यादा है, मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है इंडोनेशिया के अंदर। और यदि सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह आपके ग्रीनलैंड है, ठीक है। द्वीप समूह की बात की जाए तब यहां आना है, द्वीप की बात की जाती है तब यहां आना है। काफी सारे प्रश्न तो जहां तक मुझे लगता है आज की क्लास से, इस आधार क्लास से ही निकल जाने चाहिए, लेकिन अपन महाद्वीपों को व्यवस्थित पढ़ेंगे और, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ गई। ये देखो अफगानिस्तान की स्थिति है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग्स का इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो अफीम का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ओपियम, अफीम बहुत ज्यादा उत्पादित होती है। लगभग बताते हैं कि 85 से 90% अफीम, विश्व की अफीम की 85 से 90% यहाँ उत्पादित
हो जाती है। तो ये अफगानिस्तान की विशेषता है। काबुल, काबुलिस्तान इसकी देखो राजधानी, और इसे जो है प्राचीन समय में आपने पढ़ा होगा एरिया, हेरात, ये सब पढ़ते हो ना आप नाम, वो इस अफगानिस्तान के ही नाम है, जिसमें आपके बदख्शां वगैरह जो नील रत्नमणि के लिए और ये सब पढ़ते थे वहां से मंगाए जाते थे। तो ये बदख्शां और ये सब अफगानिस्तान का ही हिस्सा है। इसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नमक श्रेणी पाई जाती है, पहाड़ है एक सॉल्ट रेंज, जिसके अंदर सेंधा नमक बहुत प्राप्त किया जाता है। ये पाकिस्तान नहरों का देश कहलाता है, क्योंकि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों से बहुत सारी नहरें निकाली गई, तो ये नहरों का देश कहलाता है। अब नहरों के देश से याद आया कि ये जो बांग्लादेश है ये नदियों का देश कहलाता है। बांग्लादेश नदियों का देश कहलाता है। ये यहाँ पे श्रीलंका है, इसकी सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है, सबसे बड़ी। ये यहाँ पे ये आप देख रहे हो थाईलैंड है। अब थाईलैंड जो रबड़ उत्पादन के लिए, बहुत ज्यादा रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये वियतनाम है जो काजू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं, विश्व के हर देश की विशेषताएं हैं कुछ ना कुछ। तो ये मुख्य मुख्य मैं आपको बता रहा हूं, ये देश है, ठीक है। तो ये एशिया के अंदर आ गए। यहाँ पे ये देखो कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये यहाँ पे स्थिति है इनकी। जापान की स्थिति देख लेना, ये जापान की स्थिति है, ठीक है। ये फिलीपींस सागर है। यहाँ पे आ गए अपन फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा की चट्टाने, ये सब, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये यहाँ पे है। न्यूजीलैंड द्वीप समूह जो है ये देखो तस्मान सागर। अब तस्मान सागर और एक आपके यहाँ पे अभी अगले नक्शे पे चलेंगे, क्रुक पहाड़ी भी है। तो ये आपके जेम्स क्रुक और एबेल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, उसकी उन्हीं के नाम पर ये पड़े। अब ये आप देख पा रहे हो साथियों, ये न्यूजीलैंड है जो देखो बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है न्यूजीलैंड को। और ये सब मिलकर, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये ओशेनिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओशेनिया कहलाते हैं। तो ये यहाँ की इस तरफ की देखो कुछ कुछ खास खास विशेषताएं मैंने आपको बताई है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अंदर देखो नॉर्वे का सर्वोच्च नंबर लगता है, ये सब आ गया। आयरलैंड है, ये फ्रांस है, सुरा और सुंदरियों का देश कहलाता है फ्रांस। ये आ गया आपके इटली, ये मतलब जर्मनी, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब यूरोप के अंदर आने वाले देश है। और ये भूमध्य सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर यहाँ आ गया। अब आ जाते हैं अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे इस तरफ आपके आता है सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार अपने पाकिस्तान और भारत के अंदर फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक है। ये मेडागास्कर द्वीप है जो मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका यहाँ आ जाता है, बोत्सवाना वगैरह ये सब देश देख लेना। ये 4 झील है, इसके मध्य में यहाँ पे देखो 4 झील है, ठीक है। यहां से इस अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है, मकर, विषुवत और कर्क, 3 रेखाएं गुजरती है। ये देखो ये कर्क गुजर रही है, ये मकर बीच में, विषुवत बीच में से और मकर रेखा। तो यहाँ ये एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र तो नहीं कह सकते इसको, हाँ एकमात्र महाद्वीप है जिसके अंदर से 3 रेखाएं गुजरती है, आपके विषुवत, मकर और कर्क रेखाएं, ठीक है। अब ये यहाँ की इसकी खास खास विशेषताएं मैंने आपको बता दी। इनके देशों को आप व्यवस्थित देख लेना, क्योंकि अपन जब पढ़ेंगे तब इसमें मैं आपको मुख्य मुख्य देश और उनकी विशेषताएं बताने वाला हूं। जैसे जिम्बाब्वे है, क्रिकेट टीम भी है यहाँ की, ठीक है, ये चीज है। मॉरिशस अपन पढ़ते हैं, मालदीव पढ़ते हैं, घूमने जाने के हिसाब से बहुत देखे जाते हैं इन देशों को, ये पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये हिंद महासागर है। और यहाँ इस तरफ का अपन ने नक्शा लगभग देख लिया है। अब आ जाते हैं अपन इधर। अब इसमें से आ गया साथियों आपके ये दक्षिणी अमेरिका और ये आ गया आपके उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका देखो, कनाडा बहुत बड़ा क्षेत्र है। रूस के बाद में यदि कोई बड़ा देश है तो वो कनाडा ही है, ठीक है। यहाँ पे आ गया अलास्का, पूरी अलास्का की खाड़ी वगैरह, ये आ गई हडसन की खाड़ी, ये बेफिन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर तो है ही आपके, ठीक है। यहाँ पे ये मैक्सिको है, तो मैक्सिको की खाड़ी आ गई यहाँ पे, ठीक। ये आ गया आपके वेनेजुएला और ये गुआना, ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, अर्जेंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सब ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर आपके आ गए, चिली, ठीक है। यहाँ पे ये सब ये देश स्थिति आप अच्छी तरीके से देख लेना। ये हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप का होनोलुलु प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहलाता है। बहुत सारे तथ्य हैं, यदि बताया जाए तो एक एक देश के ही बहुत सारे तथ्य निकल के सामने आने लगेंगे, लेकिन अपन को यहाँ पे देशों की स्थिति और देखना है। बाकी
अपने मानचित्र, अपने महाद्वीप जब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे उसके अंदर आपको व्यवस्थित एक एक चीज पढ़ाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी, ताकि आपके पास में रह सके। नहीं तो मैंने बोला और आपने सुन लिया, 2 दिन याद रह जाएगा, तीसरे दिन चला जाएगा। जब तक लिखा हुआ नहीं होगा आपके पास में तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जिस चीज का रिविजन ही नहीं किया वो स्थायी हो नहीं पाएगा। तो ठीक है साथियों, ये चीज आप देख लेना यहाँ पे इस तरीके से। अब चलते हैं अपन, एक और नक्शा देखना है अपन को आगे। जहां तक है मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया। अब आ जाते हैं ये आगे आपके प्राकृतिक नक्शा। ठीक है, प्राकृतिक नक्शे से क्या मतलब है? प्राकृतिक नक्शे से मतलब है कि कहाँ महासागर है, कौन सा सागर है, कौन सा पर्वत श्रेणी है, कौन सी कहाँ है, कि स्थिति उनकी आ जाएगी इसमें। वो राजनीतिक था, ये प्राकृतिक है। एक तरीके से मैं इस क्लास में आपको सारे नक्शे दे दूंगा, इस क्लास के बाद में टेलीग्राम पे। आप अपनी महाद्वीप की कल पहली क्लास आएगी, उससे पहले इन सभी महाद्वीप में इन सभी नक्शों का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और आपके मतलब दिमाग में क्लियर होना चाहिए, थोड़े थोड़े समय में देखते रहना, या आपके पास में कहीं किसी किताब में या कोई एटलस है या ग्लोब है पास में या मानचित्र है, तो वहां से भी आप नक्शे अच्छी तरीके से देख सकते हो। जिनके पास में नहीं है उनको मैं ये उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है साथियों, अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे। ये देखो, ये एशिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ वर्खोयांश रेंज, यानी कि वर्खोयांश जो सबसे ठंडा प्रदेश आपको बताया वो आ गया आपके यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आ गई ये लेक बैकाल, गहरी झील आ गई। ठीक है, इसके बाद में मंचूरियन प्लेन, यहाँ पे मंचूरियन का मैदान आ गया। ये आ गया आपके देखो ये आ गया आपके थार का मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे हिमालय श्रेणी आ गई। ठीक है, और हिमालय श्रेणी में माउंट एवरेस्ट यहाँ दे रखा है, ऊंचाई 8,850। ठीक है, यहाँ पे पीला सागर आ गया, पीली नदी ह्वांग हो भी है, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जापान सागर आ गया, जापान सी ऑफ जापान, और ये बेरिंग सी। तो बेरिंग जल संधि भी है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर चलती है। बेरिंग जल संधि एशिया से उत्तरी अमेरिका को जोड़ने का काम भी करती है, बेरिंग जल संधि यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आगे देखो फिलीपींस सी। अब फिलीपींस जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी फिलीपींस के अंदर है, मनीला फिलीपींस, ये सब यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये देखो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ओशिनिया। ठीक है, तो ओशिनिया के अंदर ये सब आ गए, ये कोरल सी, और ये आ गई आपके ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये तस्मान सागर आ गया, और यहाँ पे ये आ गया माउंट क्रुक। माउंट क्रुक क्योंकि एबेल तस्मान और जेम्स क्रुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तो इसलिए ये नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये जावा सागर आ गया क्योंकि इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ये मलय देखो, यानी मलेशिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन थोड़े से इस तरफ ये मेडागास्कर द्वीप और मोजाम्बिक चैनल से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कैप अंगुलहास। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके ये देख लो आप एटलस रेंज, पूरी एटलस पर्वत श्रृंखला, ये सहारा मरुस्थल यहाँ पे, ये नील नदी देखो यहाँ से गुजर रही है, यानी नील नदी गुजर रही। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, सबसे चौड़ी नदी जो है अमेजन नदी है। ठीक है, बहुत सारी निकलती है। ये माउंट किलिमंजारो यहाँ इस जगह पर है। ये कांगो जायरे जो है मध्य अफ्रीका का हाईवे कहलाती है ये नदियां। ठीक है, लिम्पोपो वगैरह ये सब नदियां इसके अंदर पाई जाती है। ये यूरोप आ गया, यूरोप के अंदर ये आल्पस रेंज है, माउंट ब्लैक आ गया यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट सागर आ गया यहाँ पे, वोल्गा रिवर है। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा आप देख लेना। ये नक्शा अभी आप अच्छी तरीके से देखोगे ना, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें, तब आपके फिर क्लियर होता जाएगा कि हाँ ये चीज वहां है, ये किस लिए थी, इसकी ये विशेषता है तो क्यों है। जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इसे जान नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 4 झील है। ठीक है, मध्य के अंदर यहाँ पे ये सब, तो ये सब आप देख लेना इसमें अच्छी तरीके से। फिर ये देखो आपके आ गया गुआना बेसिन, यहाँ पे आ गया लेब्राडोर सी, बैफिन ऑफ बंगाल, बैफिन बे यानी बैफिन की खाड़ी आ गई आपके। ठीक है, डेनमार्क स्ट्रेट आ गया, हडसन बे आ गई। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से एक बार देख लेनी है। ये गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, फिर ये देखो आपके माउंट मैकिनले, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की। ये स्थिति इनकी देख लेना कि कहाँ पे कौन सी चीज आ रही है। ठीक, फिर ये आ गया कैरिबियन सी। कैरिबियन सी के बाद में ये दक्षिण अमेरिका के अंदर देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारी विशेषताएं इसकी आप देख लेना, दक्षिणी अमेरिका से संबंधित भी। ठीक है, ये पेरू, चिली वगैरह ये सब यहाँ पे है। तो इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी वैसे मैं बताने वाला हूँ। ये अर्जेंटीना बेसिन आ गया, ये सब यहाँ पे। ठीक, इक्वेडोर, और ये रेखाएं जो गुजर रही है वो भी यहाँ पे
लिख रखी है, ठीक है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह ये सब यहाँ पे लिख रखी है। तो इन चीजों का आप अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी है, एक एक मैं बताऊंगा, आपको देखनी है इसमें से सिर्फ, ठीक है। विशेषता किसकी क्या है वो महाद्वीप के अंदर अपन विस्तृत पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं बताने वाला हूं। आज की जो ये क्लास थी वो आधार क्लास थी, और आपका इससे परिचय करवाना था कि कौन सी चीज जो है विशेषता है वो कहाँ है, देशों की लोकेशन क्या है, महाद्वीप की लोकेशन क्या है, किस तरीके से कहाँ कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मानचित्र से परिचय पहले करवा कर और उसके बाद ही अपन क्लास को शुरू करेंगे। क्यों, चाहता तो सीधी शुरू कर सकता था, लेकिन सीधी शुरू करता और मैं सिर्फ बताता आपको कि ये है, ये लेब्राडोर है, ये गल्फ ऑफ अलास्का है, फिर सीधा बताने से क्या मतलब, जब तक आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ है। बेरिंग जल संधि में तो कह देता, आपको पता ही नहीं बेरिंग जल संधि किस तरफ पड़ रही है, तब आपके समझ में इतना नहीं बैठता जितना अब बैठेगा। सब मैं बताऊंगा जब जैसे जैसे आपको। अब उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने स्थिति आप देख ली तो आप समझ जाओगे कि ये इसलिए कहते हैं, ये विशेषता है इसकी है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, ये आधार क्लास थी, तो जितने साथी सोए में उन्हें भी बता देना। अब अपना ये व्यवस्थित रूप से अपने विश्व और भारत का बैच चलेगा जहां जहां जो जो जरूरी है उन सब चीजों को लेते हुए चलेंगे, वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अच्छी तरीके से नोट कर लेना ये चीजें। अब आपको ये पूरे के पूरे ये नक्शे जो है 5 नक्शे, ये सारे के सारे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कहां पे, आपके टेलीग्राम समूह पे, अपने गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम समूह पे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।